गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। यस सर। तो लास्ट क्लास में, चलो स्टार्ट ही करते हैं। अभी 4 मिनट वैसे ही हो चुके हैं हम। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोटिस्टा स्टार्ट करवाया था, ठीक है। प्रोटिस्टा के मैंने बारे में बताया था आपको कि 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया हुआ है प्रोटिस्टा को, वो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा, कंज्यूमर डिकम्पोजर एंड प्रोटोजोन के नाम से कर रखा है, ठीक है। प्रोटिस्टा को हम डस्टबिन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डस्टबिन? क्योंकि हम उनके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें डाल के रखे हुए हैं कि आपस में लिंक नहीं है इनका आपस में, ठीक है। तो जब प्रोटिस्टा को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन कौन से होते हैं, कंज्यूमर डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, प्रोटोजोन्स कौन से होते हैं। तो जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन थे उसमें 3 ग्रुप जो है मेनली डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स एंड यूग्लिनोइड्स को रखा हुआ है इसके अंदर। और जो कंज्यूमर एंड जो डिकम्पोजर्स थे उसके अंदर क्या था, स्लाइम मोल्ड्स था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि पहले ये फंजाई के अंदर प्लेस किया हुआ था, है ना। फंजाई की जो क्लास है वो कौन सी क्लास थी, मिक्सोमाइसिटीज के नाम से थी। उसको बाद में शिफ्ट किया गया प्रोटिस्टा के अंदर। और जो ये स्लाइम मोल्ड्स हैं इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, ए सेलुलर एंड सेलुलर में, ठीक है। प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड्स और कम्युनल स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। देन देन जो ये 3 पार्ट्स तो हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स, डायटम्स एंड यूग्लिनोइड्स, ठीक है। ये इनके डिवीजन और क्लासेस के बारे में कि पायरोफाइटा बोलते हैं डिवीजन में, और क्लास में डाइनोफाइसी, डायटम्स में क्राइसोफाइट्स, बेसिलेरियोफाइसी, ठीक है। यूग्लिनोफाइटा एंड यूग्लिनोफाइसी, ये सब कुछ पिछली क्लास का है, कुछ एग्जांपल्स थे। मैंने आपको फ्लैजिला के बारे में भी बताया था कि फ्लैजिला पे अगर आउटसाइड ग्रोथ एब्सेंट है तो उसको स्मूथ बोल सकते हैं, विप्लेश कंडीशन बोल सकते हैं, एक्रोनिमेटिक फ्लैजिला भी बोलते हैं इस चीज़ को। और जो फ्लैजिला होता है, अगर उस पर हेयर्स प्रेजेंट है वहाँ पे, तो उसको हम टिंसेल, नीरो, प्लूरोनिमेटिक और फ्लैजिला बोलते थे हम लोग इनको। और अगर एक साइड पे प्रेजेंट है हेयर्स तो स्टिचोनिमेटिक बोलते थे, और दोनों साइड्स पे हेयर प्रेजेंट है तो प्लांटो प्लांटो पैंटोनिमेटिक भी हम लोग बोलते थे इस चीज को लेके, ठीक है। आवाज आ रही है ना सही? यस सर। ओके। तो सर मैंने आपको, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। सर प्रोटोजोवन भी पढ़ाना है सर। हाँ मैं मतलब बिल्कुल पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। अब मैं थोड़ा फ्री हूँ, पढ़ाने के लिए ही फ्री हुआ हूँ, ठीक है। वो भी पढ़ाया जाएगा और जल्दी से हम कवर अप करेंगे थोड़ा सा। तो मैंने आपको बताया था कि जो जो मैंने बताया था आपको कि जो फोटो सिंथेटिक जो प्रोटिस्टियन है, ठीक है, इसके अंदर हमने 3 मेंबर्स को रखा था। कौन कौन से मेंबर्स थे? डाइनो फ्लैजिलेट, डाइएटम्स एंड यूग्लिनोइड्स, ठीक है। तो हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन के अंदर 3 मेंबर को रखा था। एक तो डाइएटम्स हो गए, डाइनोफ्लैजिलेट्स हो गए एंड यूग्लिनोइड्स हो गए, ठीक है। तो अब देखो, इन तीनों को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सिंपल तरीका क्या हो सकता है इनका, कि इनको हम डिफरेंस के हिसाब से याद करेंगे, ठीक है। मतलब इन तीनों में डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा दूर लिख लेते हैं यहाँ पे। डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइएटम्स, ठीक है, एंड यूग्लिनोइड्स, ठीक है। ये 3 थे, ठीक है। इनमें तीनों में डिफरेंस करेंगे तो हमको ये चीज़ें याद भी हो जाएगी जल्दी से। और रिवीजन के टाइम पे भी इजी रहेगा हम लोगों के लिए, कि भूल नहीं पाएंगे। डिफरेंस कभी भूले नहीं जा सकते। रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे।
तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, जो उनका हैबिटेट है, तो फर्स्ट जो है उसके अंदर इसका हैबिटेट, हैबिटेट, ठीक है, हैबिटेट्स, ये कहाँ रहते हैं ये, ठीक है। तो कोई बताएगा कि डाइनोफ्लैजिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? सर मैराइन वाटर में। हाँ, मेराइन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का हैबिटेट जो है वो है मोस्टली मोस्टली मेराइन, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? मेराइन में। डाई आइटम्स कहाँ पाए जाते हैं? मेराइन में, ये भी मेराइन में पाए जाते हैं, एज वेल एज फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर, वाटर में पाए जाते हैं, मोस्टली मेराइन वाटर, ऐसे लिख लेते हैं पूरा पूरा, वाटर, ठीक है। लेकिन जो यूग्लिनोइड्स होते हैं वो मेनली कहाँ पाए जाते हैं? मेनली फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का जो हैबिटेट है, ठीक है, देखो, एज इट इज लाइन आती है कि मोस्टली के नाम से आ सकता है, मोस्टली के नाम से आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे मेनली जो मैंने लिखवाई है एनसीईआरटी की लाइन से ऐसे ही लिखा है, वो है कि मोस्टली मैराइन में, मेनली फ्रेश वाटर में, मेनली की जगह मोस्टली भी यूज हो सकता था यहाँ, लेकिन मैंने मेनली ही लिखा है क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन है, तो एनसीईआरटी की लाइन तो हमें लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि एज इट इज आती है नीट के एग्जाम में। तो डाइनोफ्लैजिलेट्स का जो हैबिटेट है वो है मोस्टली मैराइन वाटर, डाइएटम्स का जो है वो मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, और जो यूग्लिनोइड है उसका जो हैबिटेट है वो कैसा है? मेनली फ्रेश वाटर, ठीक है। अब सेकंड जो पॉइंट हम देखेंगे इसमें, वो देखेंगे सेल वॉल का, कि डाइएटम्स जो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके अंदर सेल वॉल होता है या नहीं होता है, ठीक है, या फिर डाइएटम्स के अंदर सेल वॉल होता है या नहीं होता है, ये चीज़ देखना है अभी। तो जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा कि सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है। सेकंड सेकंड जो सेल वॉल है, जो उसकी मतलब आउटर मोस्ट लेयर है डाइनोफ्लैजिलेट्स की, उसको हम बोल उसको जो जो लेयर है वो एक तरीके से प्लेट है, ठीक है। प्लेट कैसी है? स्कैल्पचर, स्कैल्पचर्ड प्लेट, ठीक है। प्लेट्स प्रेजेंट है, स्कैल्पचर्ड प्लेट, स्कैल्पचर्ड प्लेट का मतलब है वहां पे हार्ड प्लेट प्रेजेंट है, हार्ड, ठीक है, हार्ड प्लेट्स प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। और जो ये प्लेट्स हैं जो मैं ये प्लेट्स के बारे में बोल रहा हूँ, ये जो प्लेट्स है ये बने हुए हैं किस चीज से? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से बने हुए हैं, ठीक है। तो कोई आपसे पूछे इसका नेचर भी, तो आप बता सकते हो कि जो हार्ड प्लेट है वो किस चीज से बने हुए हैं? सेल्यूलोज प्लस पैक्टिन से बने हुए हैं। स्कैल्पचर्ड प्लेट होते हैं, स्कैल्पचर का मतलब है हार्ड प्लेट, ठीक है। जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा तो आप देख लेना स्कैल्पचर प्लेट किस टाइप से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर मैं डाई आइटम्स की बात करूं, अगर मैं डाई आइटम्स की बात करूं यहाँ पे, तो डाई आइटम्स में सेल वॉल जो है वो ट्रांसपेरेंट है एक किस्म से, ठीक है। मतलब सेल वॉल होता है, और जो सेल वॉल होता है वो बना होता है सेलुलोज प्लस सिलिका का, है ना। तो अगर मैं डाई आइटम्स में लिखूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि जो सेल वॉल है, जो सेल वॉल है वो कैसी है? ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कि भाई आर पार दिखाई देता है, ठीक है। और जो ट्रांसपेरेंट सेल वॉल है वो बनी हुई है किस चीज की? सेल्यूलोज, सेल्यूलोज प्लस सिलिका की, ठीक है। जो ये सेल वॉल जो है, जो मतलब डायटम्स है या इसकी जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल है डायटम्स की, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड हो रखी है इसकी सेल वॉल, टू पार्ट्स में, ठीक है, डिवाइड, ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड का मतलब है कि जो डायटम्स होते हैं वो कुछ दिखने में इस तरीके के होते हैं, इस टाइप से, ठीक है। एक अपर पार्ट होता है इसका, एक उसके अंदर एम्बिबिड होता है अंदर की साइड ही, लोअर या स्मॉल पार्ट बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। एक अपर पार्ट हो गया, एक इसके अंदर जो एम्बिबिड है, एक वो वाला पार्ट हो गया, ठीक है। ये दो पार्ट हो गए, ठीक है।
आउटर मोस्ट पार्ट को, है ना, बड़े वाले पार्ट को हम बोलते हैं एपिथेका, एपिथेका, ठीक है। और जो लोअर वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं हाइपोथेका, हाइपोथेका। एक होता है एपिथेका, ठीक है, एक होता है हाइपोथेका, ठीक है। ये नेमिंग से भी पता लग रहा है कि एपी का मतलब है आउटर मोस्ट, बाहर या बड़े वाला, ठीक है। एपी का मतलब है जो कवर करता हो दूसरे वाले को भी, ठीक है। और हाइपो मतलब बिलो वाला, है ना। तो एपी आउटर मोस्ट हो गया और ये वैसे स्मॉलर वाला हो गया, ठीक है। और ऐसे डाई एटम्स को, ऐसे डाई एटम्स को हम बोलते हैं पिनुलेरिया। क्या बोलते हैं? पेनुलेरिया, ठीक है। ऐसे डाइटम्स को हम पेनुलेरिया भी बोलते हैं, जो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में एक लाइन और दे रखी है कि जो डाइटम्स होते हैं वो सोप, सोप बॉक्स की तरह भी हम बोल सकते हैं इनको, या फिर डिश लाइक अपीयरेंस होती है इनकी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो होते हैं यहाँ से एज इट इज आ सकते हैं, ठीक है, एज इट इज आ सकते हैं यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम है अभी तक? नो सर। ये पिनुलेरिया सारे डायटम्स को बोलते हैं। हाँ, मतलब ये जीनस हो गया इसका, ठीक है। जैसे डाइटम्स का हम डिवीजन बात करते थे, डिवीजन में क्या बोलते थे डाइटम्स को? हम क्राइसोफाइट्स बोलते थे। क्लास कौन सी होती थी? बेसिलेरियोफाइसी होती थी। ऐसी जो जो इसका जीनस होता है वो पिनुलेरिया बोलते हैं हम इसके जीनस को, ठीक है। पिनुलेरिया का मतलब है कि ये फ्रेश वाटर एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ये जो पिनुलेरिया है इसको हम फ्रेश वाटर एल्गी के नाम से भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पर जो है यूग्लिनोइड, ठीक है। एक तो ये मेनली फ्रेश वाटर में प्रेजेंट रहता है। यूग्लिनोइड्स के अंदर जो सेल वॉल होती है, जो सेल वॉल होती है यूग्लिनोइड्स के अंदर वो एब्सेंट होती है, ठीक है। तो जो सेल वॉल है यहाँ पे वो क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। क्या है? एब्सेंट है। इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह पे, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इंस्टीड ऑफ सेल वॉल, इसकी जगह क्या होता है? इसकी जगह पे प्रेजेंट होते हैं पेलिकल्स कॉन्ट्रेक्टाइल्स, ठीक है। क्या होता है इसकी जगह? पेलिकल कॉन्ट्रेक्टाइल्स, ठीक है। पेलिकल्स कॉन्ट्रेक्टाइल्स, पेलिकल्स एक्चुअली होती क्या है? ये एक्चुअली प्रोटीन का नेचर है एक, है ना। प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्रोटीन भी होते हैं, प्रोटीन, लिपिड के भी नेचर होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। तो जो पेलिकल्स, जो सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह क्या है? पेलिकल्स की जो लेयरिंग है वहाँ पे, जो पेलिकल्स है उसका नेचर क्या है? वो प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है, ठीक है। इसीलिए जो जो पेलिकल्स होते हैं ये एक्चुअली पैरेलली अरेंज रहते हैं यूग्लिनोइड्स पे। तो जो पेलिकल्स होते हैं, जो ये पेलिकल्स की बात कर रहा हूँ मैं, ये अरेंज्ड, अरेंज्ड इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलली अरेंज रहते हैं, ठीक है। और इनको हम बोल सकते हैं, इनको हम बोल देते हैं कि ये पैरेलल, पैरेलल स्ट्रिप्स है यहाँ पे, ठीक है। और इन पैरेलल स्ट्रिप्स को हम क्या बोलते हैं? इन पैरेलल स्ट्रिप्स को हम बोलते हैं मायोनिम्स, ठीक है। तो एक और नाम आ गया यहाँ पे मायोनिम्स। तो मायोनिम्स एक्चुअली में है क्या? ये पैरेलली अरेंज स्ट्रिप्स को बोलते हैं मायोनिम्स, ठीक है।
तो एक बार दोबारा से मैं आपको बता दूं, जो सेल वॉल है यूग्लिनोइड्स के अंदर एब्सेंट है, सेल वॉल की जगह क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है पेलिकल्स। पेलिकल्स क्या है, एक प्रोटीन होती है, लिपिड भी होती है उसके अंदर एंड कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, ठीक है। मेनली बुक्स में आपको प्रोटीन के बारे में ही बताया जाएगा कि जो पेलिकल्स होते हैं प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। जो ये पेलिकल्स है ये पैरेलली अरेंज्ड है यूग्लिनोइड्स के ऊपर, ठीक है। और जो ये पैरेलली अरेंज्ड है इनको हम पैरेलल स्ट्रिप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो ये पैरेलल स्ट्रिप्स होते हैं इनका एक और नाम दे रखा है मायोनिम्स, ठीक है। तो मायोनिम्स का जो नाम है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पूछा जा सकता है और पूछा जाता है। तो अभी मैं आपको डायग्राम बताऊंगा तो आपको एक तो स्कल्पचर्ड जो प्लेट होती है वो समझ में आएगा, और इसके अंदर तो खास है नहीं डाइटम्स के अंदर, लेकिन यूक्लियोइड्स में समझाने के लिए बहुत कुछ है अभी, क्योंकि फ्लैजिला वगैरह भी होते हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी तक इतना समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, देखो बहुत जल्दी याद हो जाएगा हम लोगों को अगर हम डिफरेंस करके याद करेंगे ना, कि एक में होता है दूसरे में होता है नहीं होता है, या तीसरे में भी होता है नहीं होता है, तो बहुत जल्दी से याद होती है चीज़ें। तो जो थर्ड नंबर पे है वो है लोकोमोशन। तो जो तीसरे नंबर का है लोकोमोशन, लोकोमोशन, ठीक है। जो लोकोमोशन है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर बाय फ्लैजिला के द्वारा लोकोमोशन होती है, किसके अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, ठीक है। जो लोकोमोशन है डाइटम्स के अंदर वो है फ्लैजिला। एक तो लोकोमोशन तो होता है लेकिन फ्लैजिला क्या होता है यहाँ पे एब्सेंट होता है, फ्लैजिला जो होता है यहाँ पे एब्सेंट है, ठीक है। तो लोकोमोशन किसके द्वारा हो रही है यहाँ पे फ्लैजिला के द्वारा हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है फ्लैजिला एब्सेंट है, ठीक है। फ्लैजिला एब्सेंट है तो वो लोकोमोशन कैसे करेगा ये, तो फ्लैजिला एब्सेंट है तो ये थोड़ा सा अलग तरीके से करता है। जो बॉडी होती है डायटम्स की, डाई एटम्स की, बॉडी ऑफ डायटम्स, ये रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस जिसका नाम है म्यूसिलेज, ठीक है। म्यूसिलेज, जो ये म्यूसिलेज जो ये रिलीज करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया म्यूसिलेज के बारे में। जो ये म्यूसिलेज है, ठीक है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है, दिस सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है। मूवमेंट के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है डाइटम्स के अंदर, ये है म्यूसिलेज। तो इसीलिए इस मूवमेंट को, ये जो डाइटम्स जो मूवमेंट करता है, मूव करता है, ऐसी मूवमेंट्स को, ऐसी म्यूसिलेज टाइप की मूवमेंट को हम बोलते हैं, म्यूसिलेज, म्यूसिलेज प्रपल्शन, ठीक है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, म्यूसिलेज प्रपल्शन, ठीक है। मतलब डायटम्स के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, एब्सेंट होने की वजह से उसकी बॉडी सिक्रीट करती है म्यूसिलेज, और जो म्यूसिलेज होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए, और ऐसी म्यूसिलेजनियस मूवमेंट जो होती है उनको हम बोलते हैं म्यूसिलेज प्रपल्शन, ठीक है। ऐसे ही डायटम्स के अंदर भी कोई ना कोई मूवमेंट होती है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा अभी, और ऐसे ही यूग्लिनोइड्स के अंदर भी मूवमेंट होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी इतना समझ में आया? यस सर। ओके। तो जैसे मैं लोकोमोशन बाय फ्लैजिला बताया मैंने आपको अभी डाइटम्स के अंदर, ठीक है। एक एग्जांपल देके मैं बताता हूँ। एग्जांपल जैसे मैंने एक जीनस, इसका जीनस ले लेते हैं, इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स का जीनस हमने ले लिया जिम्नोडियम, जिम्नोडिनम, ठीक है। इसका एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है। अगर इसका एक फोटो में बनाऊं इसका डाइनोफ्लैजिलेट्स का, तो वो किस तरीके से बनेगा वो थोड़ा सा देखो, डायग्राम तो मेरे अच्छे हैं नहीं, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं, ऐसे बनाते हैं थोड़ा सा। चलो ठीक है, चल जाएगा। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे दे रखा ना, ऐसे करके,
ऐसे करके दे रखा है ना एनसीईआरटी में। ठीक है यार, इसको हटाएंगे नहीं। कुछ ऐसे है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उसके स्कैल्पचर्ड प्लेट्स होते हैं उसके बॉडी के ऊपर, है ना। स्कैल्पचर प्लेट कुछ इस टाइप से दिखा देंगे हम, है ना। ये बने हुए स्कैल्पचर प्लेट यहाँ पे, ये ऐसे आपको हाथ लगाओगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यहाँ पे कुछ प्लेट्स लाइक स्ट्रक्चर होती है इस टाइप से। कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी शो कर देंगे थोड़ा सा, अगर डायग्राम बना रहे हैं तो फिर ठीक है, यहाँ पे भी शो कर देंगे। ठीक है, ये स्कल्पचर्ड है हमारा, जो ये बनाया है मैंने, ये है स्कल्पचर्ड प्लेट। ठीक है, आपको पता है स्कल्पचर्ड प्लेट कैसे होती है, हार्ड प्लेट होती है। ठीक है, हार्ड प्लेट। ठीक है, अब क्या होता है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनके ये जो ग्रुप्स बने हुए, दो ग्रुप्स है, एक तो ये वाला ग्रुप्स है, एक ये वाला ग्रुप्स है। देखो ध्यान से देखना, एक ये वाला ग्रुप्स है और एक ये वाला ग्रुप्स है, ये वाला। ठीक है, दो ग्रुप्स है, मतलब दो साइट है यहाँ पे, जगह है यहाँ पे। ग्रुप्स का मतलब होता है, मतलब कुछ रफ रफ जो प्लेस होता है ना, रफ प्लेस, खुरदुरा टाइप का, कि कुछ आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस चीज को हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो एक तो ये वाला ग्रुप्स प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स ग्रुप्स। एक ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स प्रेजेंट है, ये वाला, है ना। तो इस वाले ग्रुप्स को हम बोलते हैं, ये जो ट्रांसवर्सली है तो उसको नाम भी यही दे देंगे, ट्रांसवर्स ग्रुप्स भी बोल देंगे, ट्रांसवर्स ग्रुप। ठीक है, ट्रांसफर ग्रुप्स के साथ साथ इसको हम ग्रेडल भी बोल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग नाम है। ग्रेडल की जगह कुछ बुकों में सिंगुलम, सिंगुलम भी लिखा हुआ है, इसको हम सिंगुलम भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगुलम भी बोल सकते हैं, या इसको एक और नाम होता है एनुलस, एन्यूलस। ठीक है, इसको हम एनुलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसवर्स जो ग्रुप्स हैं उसको हम ग्रेडल भी बोल सकते हैं, सिंगुलम भी बोल सकते हैं, एनुलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये लॉन्गिट्यूडनल वाला ग्रुप्स है, ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला, इसको बोलते हैं नाम जब लॉन्गिट्यूडनल बोल दिया तो नाम भी ये हुआ, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, इस ग्रुप को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सल्कस। ठीक है, सल्कस भी बोल सकते हैं इसको। तो लॉन्गिट्यूडनल वाले को सल्कस भी बोल सकते हैं, ट्रांसवर्स वाले को ग्रेडल, सिंगुलम एंड एनुलस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये वो ग्रुप्स है जहां से फ्लैजिला एराइज होता है। ठीक है, ये वो ग्रुप्स है जहां से फ्लैजिला एराइज होता है। तो ये ग्रुप्स कौन से, फ्लैजिला ग्रुप्स, यहाँ से फ्लैजिला एराइज होते हैं ऐसे। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा नहीं होने वाला, सॉरी। तो यहाँ से जो ग्रुप्स है, ये फिर से चेंज हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ट्रांसफर ग्रुप्स है, यहाँ से भी फ्लैजिला राइज होता है, ये रहा फ्लैजिला। ठीक है, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से राइज हो रहा है फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्स ग्रुप से राइज हो रहा है फ्लैजिला। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि मूवमेंट कैसे करेगा, ये जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये करते हैं फ्लैजिला के द्वारा। आपको पता है
आपको मैंने फ्लैजिला के बारे में अभी ऊपर समझाया था पिछली क्लास में, ठीक है, अब वो काम आएगा थोड़ा सा। तो जो फ्लैजिला जो मैंने ऊपर बताया था मैंने आपको, जो फ्लैजिला यहाँ पे कितने प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 फ्लैजिला फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 2 फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोकॉन्ड, ठीक है, हेट्रोकॉन्ड, हेट्रोकॉन्ड, ठीक है। तो फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है, ठीक है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोकॉन्ड बोलते हैं। मैंने बताया था कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं बाय फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला, जो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे है ना, ये जो फ्लैजिला प्रेजेंट है यहाँ पे, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हाँ बोलो, फॉर मूवमेंट। सर सर इसे एम्फीट्राइकस नहीं बोल सकते, 2 फ्लैजिला है तो? नहीं, एक्चुअली क्या है ना कि जो हेट्रोकोन इसलिए यूज किया है कि एक फ्लैजिला लार्ज होता है, एक फ्लैजिला स्मॉल है, मैंने आपको बताया नहीं है, ठीक है। जो इनमें इनमें क्या है कि ट्रांसवर्स वाला जो फ्लैजिला है वो थोड़ा स्मॉल है, और जो लॉन्गिट्यूडनल वाला फ्लैजिला है वो थोड़ा लार्ज इन साइज है, ठीक है, बड़ा है थोड़ा सा। इसलिए जो वर्ड यूज किया हमने यहाँ पे, ये हेट्रोकोन इसलिए इसी वजह से यूज किया हुआ है, ठीक है। हेट्रो का मतलब ही यहाँ पे क्या शो कर रहा है, डिफरेंट, ठीक है। डिफरेंट। हाँ, तो डिफरेंट का मतलब क्या है कि एक बड़ा एक छोटा, इसलिए हमने हेट्रोकॉन्ड यूज किया हुआ है, ठीक है। बाकी आप ठीक बोल रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे यूज ओके क्यों सर। किया है, वो इसी वजह से यूज किया है, ठीक है। तो जो फ्लैजिला प्रेजेंट है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, दिस फ्लैजिला इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट, ठीक है। तो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो इसका मतलब है, मैंने अभी डायटम्स में मैंने आपको बताया था कि भाई अगर मूवमेंट वो डायटम शो कर रहा है म्यूसिलेज के द्वारा, तो उसको म्यूसिलेज प्रोपल्शन बोल देते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, इस मूवमेंट को भी कुछ नाम दे सकते हैं, इस मूवमेंट को भी हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे मूवमेंट को जब ये मूवमेंट करेगा, देखो जब ये मूव करेगा, कौन मूव करेगा, जब ये डाइनोफ्लैजिलेट्स मूव करेगा, तो कैसे मूव करेगा, देखो कि अगर वो ये वाला फ्लैजिला को चलाएगा, जो मैंने ये कौन सा लेफ्ट है कि राइट है, ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट वाला हो गया ना, लेफ्ट बोल देते हैं, ऐसे नाम ले देते हैं लेफ्ट वाला। तो जो लेफ्ट वाला अगर ये चलाएगा तो ये मूव करेगा आगे की साइड, है ना, ऐसा कुछ है ना, समझ रहे हो, ये आगे की साइड मूव करेगा अगर ये चलेगा। अगर ये वाला फ्लैजिला को वो मूव कराएगा तो इधर भागेगा, है ना। तो अगर दोनों फ्लैजिला साइमल्टेनियसली वो मूव कराएगा तो गोल गोल घूम जाएगा ये, है ना, घूम ही जाएगा गोल गोल। जिंदा हो? Yes, यस सर। sir. तो अगर वो दोनों फ्लैजिला को साइमल्टेनियसली मूव कराएगा तो मे बी ये गोल गोल घूम जाएगा ना, इधर भी भागने की कोशिश करेगा और इधर भी भागने की कोशिश करेगा, है ना। तो ऐसे मूवमेंट को हम बोल सकते हैं, कैसा मूवमेंट है ये है स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिनिंग मूवमेंट, ठीक है, स्पिनिंग मूवमेंट बोल सकते हैं। और जो ऑर्गेनिजम्स स्पिनिंग मूवमेंट को शो करता है, ठीक है, दोज who show those organisms shows spinning movement, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं whirling wave, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, whirling waves, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन जो बात है यहाँ पे याद करने वाली, आपको रिमेंबर रखने वाली, ठीक है, वो कौन कौन सी है। एक तो आपको ना ये ग्रुप्स के बारे में पता होना चाहिए कि 2 टाइप के ग्रुप्स होते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, उनसे फ्लैजिला अराइज होता है। जो फ्लैजिला अराइज होता है वो डिफरेंट टाइप्स का है, हेट्रोकॉन्ट कंडीशन बोलते हैं इस चीज़ को बोलेंगे हेट्रोकॉन्ट कंडीशन, ठीक है। तो कैसी कंडीशन है फ्लैजिला की, हेट्रोकॉन्ट कंडीशन है। और जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो फ्लैजिला होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है मूवमेंट के लिए। तो अगर वो मूव करेंगे फ्लैजिला, मतलब फ्लैजिला मूव कराएगा डाइनोफ्लैजिलेट्स, तो ऐसी मूवमेंट को हम स्पिनिंग मूवमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट। और सर हाँ सर वो जो ग्रुप्स थे वो हाँ स्कल्पचर
स्कल्पचर जो प्लेट्स थी उनके आसपास के एरिया को कहते हैं? हाँ हाँ, जहाँ पे वो मतलब जहाँ से कोई चीज़ एराइज होती है ना, तो वहाँ पे कुछ खुरदरा टाइप का होता है, ठीक है। ग्रुप्स का मतलब है कि मैं आपको क्या समझाऊँ, जैसे अपना पाम है, हाथ नहीं है, तो जो ये हथेली है अपनी पाम है ना, जहाँ पे लाइनें वाइनें खींची हुई है ना, मतलब यस है ना, तो वो एक ऐसा ग्रुप्स है वहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का, सर। ठीक है। सर हाँ बोलो। सर सर फ्लैजेला सिर्फ सर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप से राइज होते हैं या फिर ट्रांसवर्स से भी? हाँ, लॉन्गिट्यूडनल वाले ग्रुप से भी और ट्रांसवर्स से भी, Group से। ठीक है। सर एक बार अब मूवमेंट जैसे बता दो सर, वो समझ देखो नहीं आया। मूवमेंट देखो, अगर सोचो आप कि अगर ये वाली मूवमेंट, वो मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो अगर ये मूव करेगा तो ये कुछ इधर की साइड भागेगा, है ना, आगे की साइड भागेगा। और ये वाला चलाएगा तो इधर की साइड भागेगा, है ना, इधर की साइड भागेगा। तो अगर साइमल्टेनियसली वो दोनों मूव कराता है, दोनों फ्लैजिला को वो चलवाता है अपने, है ना, तो वो गोल गोल घूम जाएगा, मतलब स्पिनिंग मूवमेंट करेगा, गोल गोल घूम के आगे जाएगा, है ना। तो ऐसे मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्पिनिंग मूवमेंट। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो स्पिनिंग मूवमेंट शो करे, व्रिलिंग विप्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये बातें सर याद करने वाली है। क्या? सर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा वो? हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, ओके सर। ठीक है, इतना समझ में आया। यस सर। ओके, अब बात करते हैं तीसरे नंबर की यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स के अंदर मायोनिम्स तो होते ही हैं, मतलब पैरेलली अरेंज पेलिकल्स होते हैं। मैं पेलिकल्स भी शो करता हूँ अभी आपको, ठीक है। पेलिकल्स भी मैं शो करता हूँ मैं आपको यहाँ पे। तो एक फोटो बना लेते हैं इसकी भी, तो यहाँ से देखते हैं ना, लोकोमोशन, लोकोमोशन यूग्लिनोइड्स के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं बनाऊंगा थोड़ा डायग्राम देख लेना हिसाब से, कुछ इस टाइप का है। ओ, गलत बन गया। आवाज आ रही है? यस सर। ये यस सर। कैमरा हैंग हो गया, नहीं चल गया। ना कुछ इस टाइप से होता ना, ये कुछ इस टाइप से होगा। ये फिर हैंग हो गया, क्या हो रहा है इसमें? ऐसे है ना, सही, बिल्कुल सही बना इस बार। तो ये हमारा क्या है, ये है यूग्लिना, ठीक है, यूग्लिनोइड्स बोलते हैं इसे हम, ठीक है। यूग्लिनोइड्स के अंदर भी जो कंडीशन है, मतलब कंडीशन जो है फ्लैजिला की, वो भी सेम है जैसे डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर होती है कंडीशन, ठीक है। कंडीशन कैसे सेम है, मतलब इसके पास भी दो फ्लैजिला प्रेजेंट है यूग्लिनोइड्स के अंदर भी, एक स्मॉल फ्लैजिला और एक लार्ज फ्लैजिला, ठीक है। तो जो स्मॉल फ्लैजिला है, मतलब यहाँ पे स्पॉट प्रेजेंट है, यहाँ पे दो स्पॉट प्रेजेंट है यहाँ पे, एक तो यहाँ पे स्पॉट प्रेजेंट है एक, और दूसरा स्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, दो स्पॉट हो गए। एक स्पॉट यहाँ पे प्रेजेंट है एक, इधर की साइड, ठीक है, बताऊंगा मैं किस चीज़ का स्पॉट है, ठीक है। तो 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 जो ये वाला स्पॉट है, ये वाला जो स्पॉट है, ये वाला, ठीक है, ये वाले दो स्पॉट, यहाँ से फ्लैजिला एराइज होता है, इस वाले पार्ट से फ्लैजिला जो होता है एराइज होता है। तो यहाँ से ब्लैक में हुआ गया, यहाँ से फ्लैजिला एराइज हो रहा है, ठीक है। और जो दूसरा फ्लैजिला है वो इधर की साइड से एराइज हो रहा है, दूसरे वाले स्पॉट से, कुछ इस तरीके से, है ना। थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं दूसरे वाले को, है ना, एक बड़े वाला फ्लैजिला है, ठीक है, और ये छोटा फ्लैजिला है, ठीक है।
ये दोनों फ्लैजिला भी आपस में भी ये क्या हो रहा है, ये कनेक्ट हो रहे हैं आपस में दोनों फ्लैजिला, है ना। एक जगह है यहाँ बनाए थे, इस जगह पे, इस जगह पे दोनों फ्लैजिला आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो 4 स्पॉट बता दिया मैंने आपको। 2 स्पॉट तो वो स्पॉट है जहाँ से फ्लैजिला अराइज हो रहा है, ठीक है। एक स्पॉट ये अलग हो गया, और एक वो हो गया स्पॉट जो आपस में कनेक्ट करे दोनों फ्लैजिला को, ठीक है। जो फ्लैजिला है यूग्लिना के पास, उस फ्लैजिला पे एक साइड पे हेयर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे हेयर्स प्रेजेंट है एक साइड पे, इस साइड पे। और एक साइड पे जब हेयर्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो उसको हम क्या बोलते थे कंडीशन को? स्टाइकोनिमैटिक। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने फ्लैजिला वहां पे उस समय बताया था। सीक्वेंस से पढ़ते चले जाओगे ना तो सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को, ऐसे फ्लैजिला को आपको पता क्या बोलते हैं, ठीक है। और यूग्लिना के ऊपर मैंने बताया था पेलिकल्स की जो अरेंजमेंट होती है, पैरेलली पेलिकल्स प्रेजेंट होते हैं यूग्लिना के ऊपर, ठीक है। सर ये जो हेयर है यहाँ वो पे दोनों फ्लैजिला पे है ना? क्या चीज? ये जो हेयर है ये दोनों फ्लैजिला पे है या एक पे ही? लार्ज वाले पे प्रेजेंट है खाली, ओके सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो गलत बन गया, थोड़ा अलग से दिखाते हैं। यहाँ पे प्रेजेंट है पेलिकल्स। पेलिकल्स मतलब सेल वॉल तो है नहीं यूग्लिना के पास। यूग्लिना के पास क्या है? यूग्लिना के पास है पेलिकल्स, ठीक है। पेलिकल्स किस चीज़ से बने हुए हैं? प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, ठीक है। और पैरेलल पेलिकल जो है वो पैरेलली अरेंज्ड है, तो इसलिए हम इसको हम पैरेलली स्ट्रिप्स भी बोलते हैं, और इन पैरेलली स्ट्रिप्स को हम मायोनेम्स भी बोलते हैं। मैं बता चुका हूँ चीज़ें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनाएंगे। ये हमारे पेलिकल्स हैं, ठीक है। इतने काफ़ी, इतना इतना में समझ जाओगे आप, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर में मैंने बनाया है ये है पेलिकल्स, ठीक है। पेलिकल्स है, ठीक है। प्रोटीन की लेयर है, ठीक है। अब मैंने आपको स्पोर्ट बताया ऊपर, ठीक है। स्पोर्ट कौन कौन से है? एक तो देखो ये वाला जो स्पोर्ट बनाया मैंने, ये वाला जो स्पोर्ट बनाया है, ये वाला है ना, ये वाला स्पोर्ट, इस वाले स्पोर्ट को हम बोलते हैं इस वाले स्पोर्ट को हम बोलते हैं, इसको बोलेंगे हम आई स्पोर्ट। ये है आई स्पोर्ट, ठीक है। पहले वाला स्पोर्ट हो गया आई स्पोर्ट, ठीक है। और जो ये मैंने 2 स्पोर्ट बनाए हैं मैंने यहाँ पे, ये वाले जो 2 स्पोर्ट है, ये जहाँ से फ्लैजिला एराइज हो रहा है ना, फ्लैजिला एराइज हो रहा है, इन वाले स्पोर्ट को हम बोलते हैं, इन वाले स्पोर्ट को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? ब्लेफेरोब्लास्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे? ब्लेफेरोब्लास्ट। तो इस वाले स्पोर्ट को हमने बोला जहां से फ्लैजिला एराइज हो रहा है, बस। तो ब्लेफेरोब्लास्ट हो गया। और जो ये वाला स्पोर्ट हो गया इसको बोलते हैं आई स्पोर्ट। बेफेलोब्लास्ट, ब्लेफेरोब्लास्ट वाला जो स्पोर्ट है, वहां से क्या हो रहा है? एराइज हो रहा है फ्लैजिला, ठीक है। तो फ्लैजिला फ्लैजिला ओरिजिनेट ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ से, ब्लेफेरोब्लास्ट से, ठीक है। आई स्पोर्ट हो गया। और तीसरा जो ये अटैचमेंट मैंने आपको दिखाई है, ये तीसरी अटैचमेंट, ठीक है। जो ये अटैचमेंट है ये वाली, ठीक है, जो 2 फ्लैजिला को अटैच कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पैराफ्लैजिलर। पैराफ्लैजिलर या फ्लैजिलर, हाँ, पैराफ्लैजिलर बॉडी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो आप 2 फ्लैजिला को अटैच करवा रहा है, ठीक है। ये वो जगह है ये वो जगह है जहाँ पे 2 फ्लैजिला आपस में अटैच हो रहे हैं, ठीक है।
वेयर्स बोथ फ्लैजिला आर अटैच्ड। ठीक है, ये भी लिख देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये वो जगह है जहाँ पे दो फ्लैजिला आपस में अटैच्ड हो रहे हैं। ठीक है, आपको पता है दो फ्लैजिला यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दो फ्लैजिला जब प्रेजेंट होते हैं, टू फ्लैजिला, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हेट्रोकॉन्ट। ठीक है, हेट्रोकॉन्ट कंडीशन होती है। ठीक है, और जो आई स्पॉट मैंने आपको बताया अभी ऊपर, आई स्पॉट, ठीक है, आई स्पॉट वहां पे लिख दूंगा तो ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी, अलग अलग लिख देता हूँ। जो आई स्पॉट मैंने आपको बताया अभी, इस आई स्पॉट के अंदर एक्चुअली पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं इस आई स्पॉट पे। ठीक है, तो आई स्पॉट पे पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और उस पिगमेंट का नाम क्या? एस्टाजेंथिन। क्या नाम है? एस्टाजेंथिन। एस्टाजेंथिन पिगमेंट। ठीक है, तो ये जो पिगमेंट है इसका काम क्या होगा? विच एब्जॉर्व लाइट, ये लाइट को एब्जॉर्व करेगा, है ना, एब्जॉर्व लाइट। ठीक है, आई स्पॉट पे। ठीक है, जो पैराफ्लैजिलर मैंने ऊपर बताया अभी, पैरा पैरा फ्लैजिलर फ्लैजिलर बताया मैंने आपको, यहाँ पे भी पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं पैराफ्लैजिलर पे भी। ठीक है, और ये जो पिगमेंट है ये लेक्टाफ्लेविन के नाम से है। लेक्टा लेक्टोफ्लेविन, स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, है ना, लेक्टो होता है या लेक्टो होता है। ठीक है, लेक्टाफ्लेविन पिगमेंट्स होते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको पता है कि इसके पास दो फ्लैजिला होते हैं। ठीक है, मतलब एक स्मॉल एक लार्ज। ठीक है, वन वन फॉर लोकोमोशन विल अकर हेल्प इन द बाय फ्लैजिला, है ना, और जो दूसरा जो फ्लैजिला होगा वो पेलिकल्स को मूव कराने के लिए काम आता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? नहीं समझेगे आप, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो इस यूग्लिनोइड्स के अंदर, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो इस यूग्लिनोइड्स के अंदर दो मूवमेंट होती है, ये ध्यान रखना हमेशा, यूग्लिनोइड्स के अंदर दो मूवमेंट होती है। एक मूवमेंट होती है जो फ्लैजिला करवाता है यूग्लिनोइड्स को। ठीक है, एक मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो फ्लैजिला करवाता है ना, और दूसरी मूवमेंट वो होती है जो पेलिकल्स करवाते हैं, क्योंकि पेलिकल्स क्या है, पैरेलली अरेंज्ड रहते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो वो भी लोकोमोशन में हेल्प कराते हैं, किसकी? यूग्लिनोइड्स की। ठीक है, इसका मतलब है वन लोकोमोशन विल अकर विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला। ये लाइन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, दो पॉइंट बन जाएंगे और अच्छे से। वन लोकोमोशन लोकोमोशन will occur will occur with the help of with the help of flagella flagella। ठीक है, और जो सेकंड जो मोमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, लोकोमोशन की जो बात कर रहा हूँ, अदर लोकोमोशन, है ना, सेकंड वाली मोमेंट जो बात कर रहा हूँ मैं, अदर, है ना, अदर लोकोमोशन लोकोमोशन अदर लोकोमोशन will occur by पेलिकल्स। पेलिकल्स आपको पता है जो पैरेलली अरेंज थे बॉडी के ऊपर। ठीक है, वो भी मूवमेंट में हेल्प कराते हैं यूक्लिनोइड के केस में। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट को, ऐसी मतलब दोगलेपने को, दोगलापन ही तो हो गया, दो दो चीज हेल्प कर रहे इसको, है ना, तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? ऐसी मूवमेंट को, जो ये मूवमेंट है ना, जो मूवमेंट शो कर रहा है, ऐसी मूवमेंट को हम बोलेंगे रिंगलिंग। क्या बोलेंगे? रिंगलिंग मूवमेंट मूवमेंट। ठीक है, क्या बोलेंगे? रिंगलिंग मूवमेंट। ठीक है, तो
आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है? देखो क्वेश्चन बड़ा सिंपल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चनों के अंदर भी क्वेश्चन में सिर्फ ये पूछा जाएगा कि रिंगलिंग मूवमेंट कौन शो करता है। यूरिनोइड्स कर सकते हैं क्या, डायटम्स कर सकते हैं क्या, डाइनोफ्लैजिलेट्स कर सकते हैं क्या, ठीक है। स्पिनिंग मूवमेंट कौन शो करता है, एस्टाजेंथिन पिगमेंट किसके अंदर प्रेजेंट होता है, आई स्पॉट कहाँ पे मतलब किसके अंदर प्रेजेंट होता है स्पॉट, ठीक है। और वो कौन सी जगह है जहाँ से फ्लैजिला ओरिजिनेट होते हैं यूक्लिनोइड्स के अंदर, ठीक है। डाइटम्स के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। अगर एब्सेंट होते हैं तो उसकी मूवमेंट कौन करवाता है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं जो जनरली पूछे जाते हैं नीट के अंदर भी, और कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे उसके अंदर भी, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखोगे। यहाँ तक इतना समझ में आया आप लोगों के? सर इसमें आपने जस्ट ऊपर एक चीज लिखी थी, हाँ। एक बार सर स्लाइड ऊपर करना। ये लो। सर ये जो लैक्टोफ्लेविन है इसका एक बार फिर से बताना है, इसके लिए क्या बताया था आपने? ये मैंने बताया है कि आई स्पॉट के अंदर भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है और पैराफ्लैजिलर के अंदर भी पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई स्पॉट वाला जो पिगमेंट होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। जो जो पैराफ्लैजिलर पिगमेंट होते हैं ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली ये ना मतलब जो विटामिन वगैरह जो हम अपने लिए यूज करते हैं बॉडी के अंदर, जो मेन जो कंटेंट होता है उसको मतलब फॉर्मेशन करने में हेल्प करते हैं ये जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पैराफ्लैजिलर के अंदर, ठीक है। ओके सर। इतना हो गया? इतना सबको समझ में आया? यस सर। ओके। अब यस सर। अब इन तीनों को खत्म करते हैं। अगर डिफरेंस खत्म हो गए मतलब ये तीनों सर वो मैं हमारा ये, ऊपर का नहीं जा पाया, मैं थोड़ा ऊपर कर दो। हाँ हाँ बिल्कुल ब्रदर बिल्कुल। अभी मैं आपको नोट करवाता हूँ, रुक जाओ। यहाँ पे हाँ सर। ठीक है। देखो न्यूट्रिशन करेंगे डाइनोफ्लाइजिलेट्स का, और सर थोड़ा सा नीचे। डाइटम्स का एंड यूग्लिना का। रिजर्व फूड जान लेंगे, वैक्यूल्स जान लेंगे, कंडीशन जान लेंगे। देन ये हमारा टॉपिक जो है ना तीनों के तीनों खत्म हो जाएंगे, डाइनोफ्लैजिलेट्स भी, डाइटम्स भी एंड ये भी। और फिर लास्ट में रह जाएगा इनका सिर्फ रिप्रोडक्शन, कि भाई रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं तीनों के तीनों। फिर ये कर लेंगे, ये खत्म हो जाएगा। स्लाइम मोड्स तो ईजी है, और बाकी जो वो है आपका क्या नाम है उसका, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोन है, तो वो थोड़ा करवाते हैं उसको भी यार। नोट कर लिया? सर वो जहाँ पर अभी आपने लिखा था वो वाली जगह। यहाँ पे यस सर हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो पॉइंट बनेगा इसके अंदर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे करता है? डाइनोफ्लैजिलेट्स, डाइटम्स एंड ट्यूगलिनोइड्स, ठीक है। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया था कि जब प्रोटिस्टा को मैंने डिवाइड किया था 3 पार्ट्स में, एक तो प्रोटिस्टा का मैंने ग्रुप बनाया था फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन, ठीक है। एक बनाया था डिकम्पोजर्स वाले, और तीसरा था प्रोटोजोन्स, ठीक है। अगर न्यूट्रिशन की मैं बात कर रहा हूँ इन तीनों के अंदर, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो होगा वो लाइट की प्रेजेंस में होगा न्यूट्रिशन, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन हो रहा है वो क्या है? फोटो सिंथेसिस, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस है, बस इतना जान लेना है इसके अंदर कि इनके अंदर पिगमेंट्स कौन कौन से होते हैं। पिगमेंट्स भाई, पिगमेंट्स देख लेंगे तो ये न्यूट्रिशन वाला टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। फिर फोटोसिंथेसिस करे तो पिगमेंट भी होगा, ठीक है। पिगमेंट जैसे क्लोरोफिल ए होता है यहाँ पे, क्लोरोफिल सी होता है यहाँ पे, ठीक है।
अल्फा कैरोटीन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ज़ैंथोफिल भी प्रेजेंट होता है, ज़ैंथोफिल, ठीक है। ये पिगमेंट्स होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे और हेल्प करेंगे फोटोसिंथेसिस करवाने के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो पिगमेंट्स होते हैं डाइटम्स के अंदर, वो होते हैं क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल सी होता है, ठीक है, और बीटा कैरोटीन होता है, और यहाँ पे ज़ैंथोफिल की जगह क्या होता है, डाइटोजेंथिन, ठीक है, डाइटोजेंथिन, क्योंकि डाइटम्स के अंदर है तो डाइटोजेंथिन लिख दिया, ठीक है। तो बस नेमिंग चेंज हो जाती है, बाकी फंक्शन वही है कि लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस होगा यूग्लिना के अंदर, जो यूग्लिना के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा वो दो टाइप से होगा। यहाँ पे दो टाइप से होगा फोटोसिंथेसिस, जो होगा वो दो टाइप से होगा, ठीक है। मतलब यूग्लिना के अंदर जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। कैसे? अगर लाइट प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस मतलब खाना कैसे बनता है, न्यूट्रिशन कैसे होएगा। अगर लाइट एब्सेंट है तो न्यूट्रिशन कैसे होगा यूग्लिना के अंदर, ठीक है। अगर लाइट प्रेजेंट है, ठीक है, लाइट अगर प्रेजेंट है, लाइट है वहाँ पे, रोशनी है वहाँ पे, तो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होगा यूग्लिना के अंदर वो पिगमेंट्स की हेल्प से होगा, है ना। मतलब लाइट की प्रेजेंस में क्या करेगा, ये फोटो सिंथेसिस करेगा, ये सिंपल सी बात है। और फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, पिगमेंट्स की हेल्प से होगा, है ना, पिगमेंट्स की हेल्प से होगा। तो ये पिगमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे होंगे, तो जो पिगमेंट्स होंगे यहाँ पे, एक तो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ठीक है, बीटा कैरोटीन, ज़ैंथोफिल, ठीक है, ज़ैंथोफिल होगा यहाँ पे, क्लोरोफिल ए बी होगा, यहाँ पे ए और सी होता है, यहाँ पे भी ए और सी होता है, यहाँ पे बीटा कैरोटीन होता है, यहाँ पे बीटा कैरोटीनोइड्स होते हैं, यहाँ पे अल्फा होता है, यहाँ पे ज़ैंथोफिल बोलते हैं, इसे डाइटोजेंथिन बोलते हैं, यहाँ पे ज़ैंथोफिल बोलते हैं, ठीक है। फर्क है, फर्क याद होने चाहिए, ठीक है। अगर लाइट नहीं हो, लाइट एब्सेंट है यूग्लिना पे, है ना, जहाँ पे यूग्लिना प्रेजेंट है वहाँ पे लाइट नहीं है, तो जो यूग्लिना होगा वो शो करेगा, है ना, शोइंग, क्या शो कर सकता है वो, यूग्लिना शो करेगा क्या, एज अ डिकम्पोजर की तरह, डिकम्पोजर की तरह, ठीक है, डिकम्पोजर, POSER, है ना, कंपोजर, डिकम्पोजर्स बन जाएगा वो, ठीक है। जो यूग्लिना होगा वो क्या होगा, डिकम्पोजर होगा, ठीक है। तो लाइट के प्रेजेंट में वो फोटोसिंथेसिस करेगा और लाइट के एब्सेंट में वो शो करेगा अपने आप को लाइक अ डिकम्पोजर, ठीक है। डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, सेप्रोफाइटी के तो होते हैं, है ना, सेप्रोफाइट से तो होते हैं जो डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना। तो इसका मतलब है यूग्लिना के अंदर दो टाइप का न्यूट्रिशन शो हो रहा है ना। तो कंक्लूजन निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो जो यूग्लिना है वो, यूग्लिना के अंदर क्या हो रहा है, यूग्लिना के अंदर, यूग्लिना प्रेजेंट टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो टाइप के न्यूट्रिशन प्रेजेंट है यूग्लिना के अंदर। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कि एक ऑर्गेनिज्म दो टाइप के न्यूट्रिशन शो कर रहा है, ठीक है। ठीक है भैया, समझ में आ गया अपना। सर ये जो पिगमेंट बताया था आपने डाइटोजेंथिन, इसका काम क्या है सर? इसका लाइट काम को बिल्कुल जैसा होगा। मैंने आपको
कभी नहीं बताया कि मतलब कैसे प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, कैसे पिगमेंट काम करते हैं। नो सर। तो वैसे हमारा ये 13 चैप्टर होगा फोटोसिंथेसिस का, उसके अंदर है वहाँ पे टॉपिक पूरा का पूरा, बहुत डिटेल में है। मतलब होता क्या है कि जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट है क्लोरोफिल, ये मैं हल्का सा डेमो दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो नोट करना चाहो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिगमेंट है यहाँ पे, ठीक है। आपको इतना तो पता है ना कि क्लोरोप्लास्ट होता है। यस सर। देखो जैसे ये लीफ है ना, ये लीफ है, ठीक है। लीफ के अंदर यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सेल्स को क्या बोलते हैं हम, क्या नाम होते हैं सेल्स के? मीजोफिल। मीजोफिल सेल्स, ठीक है। मीजोफिल सेल्स होते हैं। मीजोफिल जो सेल्स होते हैं, सर आपकी आवाज बहुत कम कम आ रही है। हाँ, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं, अब ठीक है। यस सर। हाँ, जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये जो क्लोरोप्लास्ट का अगर मैं डायग्राम देखूं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा गलत बन गया, अच्छा बनाएंगे इसको। ये क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं थाइलाकोइड, क्या होते हैं, ग्रेनम, है ना, ग्रेनम, ठीक है। ये जो ग्रेनम है, इन ग्रेनम की जो मैंने ये लाइन बनाई है ना, ये लाइन, इन लाइनों पे प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट्स। यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जो ये एक, अगर ये सिंगल की मैं बात करूँ, सिंगल को हम बोलते हैं थाइलाकोइड, आपको पता है शायद, में भी थाइलाकोइड बोलते हैं इन चीज़ों को, है ना। और इनके जो लाइनिंग मैंने आपको दिखाई है, ये एक्चुअली में थाइलाकोइड होता कैसे है, अगर मैं सिंगल बनाऊंगा तो ये थाइलाकोइड कुछ इस टाइप का होता है, ऐसे करके, ठीक है। ये थाइलाकोइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट्स, यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं पिगमेंट। लाइट जब पड़ती है तो ऐसे पड़ती है इसके ऊपर सीधा पिगमेंट्स पे, ठीक है। अगर मैं पिगमेंट्स की बात करूँ तो जैसे मैंने क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है यूग्लिना में, है ना, यूग्लिना के अंदर, तो यहाँ पे क्लोरोफिल ए है, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफिल ए, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफिल बी, यहाँ पे क्लोरोफिल बी हो गया, ठीक है। और ये हो गए नीचे की साइड और भी बाकी के पिगमेंट्स हो गए यहाँ पे। ये मान लेते हैं पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। रिमेनिंग पिगमेंट्स हो गए, ठीक है। देखो, अगर मान लेते हैं कि भाई प्लांट को या कोई भी ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस ही करता हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है, पिगमेंट्स है इसलिए, है ना। तो मान लेते हैं कि यार सूरज की रोशनी से, मतलब मान लेते हैं कि ये जो क्लोरोफिल ए है ये एक्टिवेट होता है 680 नैनोमीटर की लाइट पे, है ना, लाइट पे ये एक्टिवेट होगा, ठीक है। या फिर 720 लिख लेते हैं, है ना, 720, ठीक है। और ये जो बाकी के जो पिगमेंट्स है ये वाले, ये जो एक्टिवेट हो जाते हैं 340 नैनोमीटर पे, 400 नैनोमीटर पे, ये किसी भी अपने अपने तरीका, मतलब अपना अपना है, इनका अपना अपना एक लाइट का फ्रिक्वेंसी इन पे, कि इतने नैनोमीटर की लाइट पे ये एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो यार मान लेते हैं कि प्लांट्स जो क्लोरोफिल ए है उसको 720 नैनोमीटर की लाइट नहीं मिल रही है, तो फिर इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे अगर ये मेन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होता है ना, मतलब जो लाइट एनर्जी पड़ी है इन पे, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में वो केमिकल एनर्जी में चेंज हुई है, तो इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत ज़रूरी है यहाँ से, और यही इलेक्ट्रॉन होता है जो पूरे फंक्शन को परफॉर्म करवाता है आगे जाके। तो मान लेते हैं कि लाइट जो पड़ रही है प्लांट पे या कोई भी ऑर्गेनिज्म पे, वो लेस देन 720, लेस देन 700 है। इसका मतलब है ये वाला एक्टिवेट तो होगा नहीं, अगर ये वाला एक्टिवेट नहीं होगा तो आगे का प्रोसेस नहीं होगा, फिर क्या होगा, तो क्या होता है कि जो लाइट पड़ती है जब, है ना, वो मे बी 340 की हो, 400 की हो, 500 की हो, तो ये वाले जो पिगमेंट्स होते हैं नीचे वाले, ये इनको एब्जॉर्व कर लेते हैं लाइट को, और लाइट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देते हैं आगे वाले पिगमेंट्स पे, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके फाइनली ये भेजते हैं क्लोरोफिल ए पे, ताकि ये उस लाइट को जनरेट कर सके, उस एनर्जी को ले सके जो एनर्जी उसको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए होगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये फंक्शन
करते हैं अपने, ठीक है। अच्छा, ठीक है, तो सर इसमें ज़ैंथोफिल वो रिमेनिंग पिगमेंट्स में आ जाएगा। हाँ रिमेनिंग पिगमेंट्स में देखो, सिर्फ नाम का फर्क है। देखो डाइटोजेंथिन लिख दिया यहाँ पे, डाइटो, ठीक है, मतलब वही है, ठीक है, जेंथिन ही है ये भी, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, यस सर। तो आगे बढ़े। यस। ओके, तो हमने अभी तीन चीज देख ली है, तीन देखी, चार देखी हमने। एक तो हमने देख लिया हैबिटेट, दूसरा सेल वॉल, तीसरा हमने देखा लोकोमोशन, चौथा हमने देखा, चौथा हमने क्या देखा था भाई, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन। और पांचवा हम देखेंगे रिजर्व फूड, रिजर्व फूड, ठीक है, रिजर्व फूड। रिजर्व फूड जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर, रिजर्व फूड जो मटेरियल होता है वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल की फॉर्म में, ठीक है। रिजर्व फूड इन डाइटम्स के अंदर ये होते हैं VOL, वोल, फालतू का है वोल, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस मैंने लिखा हुआ है थोड़ा। तो वोल्व है, वो V का मतलब होगा वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में अपने आप के जो रिजर्व फूड होता है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। O का मतलब हो गया ऑयल की फॉर्म में भी स्टोर करते हैं, और L का मतलब हो गया ल्यूकोसिन की फॉर्म में भी ये स्टोर करते हैं, ठीक है। वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स तो आपको पता है, ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं फॉस्फेट की फॉर्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, फॉस्फेट वाले, है ना। और जो ऑयल तो आपको पता ही है, ल्यूकोसिन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, मतलब कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में करता है, ठीक है, ल्यूकोसिन जो होता है, ठीक है। और इधर जो यूग्लिना है, यूग्लिना के अंदर जो रिजर्व फूड है वो पैरा माइलोन की फॉर्म में स्टोर करता है, पैरामाइलोन बॉडीज होती है, ठीक है। तो पैरामाइलोन एक्चुअली ये स्टार्च की बॉडीज होती है, स्टार्च की फॉर्म में अपने फूड मटेरियल को स्टोर करता है, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्च का मतलब ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये हमारा रिजर्व फूड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। रिजर्व फूड इन डाइनोफ्लैजिलेट्स इज कार्बोहाइड्रेट एंड ऑयल, इन इन क्या बोलते हैं इसको, डाइटम्स के अंदर वॉल्व, वॉल्व का मतलब वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, वॉल्यूटिन ग्रैन्यूल्स, ऑयल एंड ल्यूकोसिन। और एंड यूग्लिना के अंदर क्या होता है, पैरामाइलोस बॉडीज होती है जो स्टार्च का रिजर्व फूड शो करती है, ठीक है, ठीक है भाई। सर हम्म, सर जो ल्यूकोसिन है वो कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। हाँ मतलब, हाँ टाइप है, मतलब जैसे हम बॉडीज बोलते हैं ना, जैसे पैरामाइलोन बॉडीज होती है ना, ये जो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसी बॉडीज पाई जाती है गोल गोल, तो इसको हम पैरामाइलोन बोल दिया इसको, ठीक है। इसके अंदर स्टोर होता है स्टार्च, मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ऐसे ल्यूकोसिन जो बॉडीज होती है उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, वोलेटिन जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनके अंदर फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। ऑयल्स जो ग्रैन्यूल्स, जो ऑयल्स का जो ड्रॉपलेट है, मतलब जो होगा उसमें माइसिल्स पाए जाएंगे वहाँ पे अंदर, है ना। तो ये फर्क है तीनों में, ठीक है। सर ऑयल के अंदर क्या पाया जाएगा? माइसिल्स वगैरह होते हैं ना, सर स्पेलिंग उसका क्या है कंटेंट, इसकी? उसका ऑयल का कंटेंट जो होता है वो बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आगे बढ़ते तो हैं लास्ट, हाँ हाँ बोलो। सर अगर क्वेश्चन आया कि कार्बोहाइड्रेट और ऑयल किसकी रिजर्व फूड है, तो वो हाँ तो उसमें तो आप फिर डाइनोफ्लैजिलेट्स और डाइटम्स दोनों आ जाएंगे। नहीं आएंगे ना, आपको ये बॉडीज देगा, वो ल्यूकोसिन भी देगा साथ में। ये मैंने बताया है, ल्यूकोसिन जो होता है अंदर क्या होगा इसके, कार्बोहाइड्रेट होगा, ओके सर। ठीक है। यस। अब है वैक्यूल, 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 ठीक है।
वैक्यूल जो होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है किसके अंदर, डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। और वैक्यूल्स का जो काम होता है वो काम क्या होता है, रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे इस वाले में डाइटम्स के अंदर भी प्रेजेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है। और इसके अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है, इसके अंदर भी वैक्यूल प्रेजेंट होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो आपको पता है नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल और कॉन्ट्रैक्टाइल में क्या फ़र्क होता है, पता है किसी को? जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है वो क्या करता है, ओस्मो रेगुलेट करवाता है, ठीक है। परफॉर्मिंग ओस्मो रेगुलेशन, ठीक है। और मतलब ऑस्मो रेगुलेशन करवाएगा तो मतलब एक्सेस अमाउंट का जो वाटर होगा उसको भी पंप आउट करेगा, बाहर सेल के बाहर करेगा, ठीक है। तो मतलब पंप करेगा, है ना, पंप आउट वाटर फ्रॉम सेल, ठीक है। रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम बॉडी से बाहर फेंकवाएगा ये, ठीक है, नॉन कंडक्टिव वैक्यूल। और यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल होता है। और आपको पता होगा कि जो कंडीशन है, मतलब कंडीशन जो है, मतलब ये कैसी है, मीजोकैरियोटिक वाली, मतलब मीजोकैरियोट्स वाली। मतलब जो कंडीशन किस चीज़ की बता रहा हूँ मैं यहाँ पे कंडीशन मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ, कंडीशन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये मीजोकैरियोट्स होते हैं, मीजोकैरियोटिक बोल सकते हैं, मीजोकैरियोट, ठीक है। एक जैसे होता है प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, एक होता है मीजोकैरियोट भी होता है एक, ठीक है। मीजो का मतलब हो गया कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, जो डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं, ये दोनों तरीके के हैं, मतलब कि ये बिटवीन द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट के बीच के हो गए, मतलब इसलिए मीजो बोल रहे हैं इनको, ठीक है। यहाँ पे जो कंडीशन होती है ये होती है यूकैरियोटिक कंडीशन, है ना, कैरियोट्स, ठीक है, यूकैरियोटिक कंडीशन। और यहाँ पे जो कंडीशन होगी वो भी यूकैरियोटिक होगी, है ना, तो यूकैरियोटिक, ठीक है। तो लेकिन जो डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो मीजोकैरियोटिक कंडीशन के होते हैं, ठीक है। और आपको पता है जो यूग्लिना है वो कनेक्टिव लिंक है ना, एक पॉइंट को लिख लेते हैं। यूग्लिना इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल के बीच में, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। यूग्लिना जो है वो कनेक्टिव लिंक है बिटवीन द प्लांट और एनिमल्स का, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि कनेक्टिव लिंक कौन से हो गए दोनों के अंदर, दैट इज अ यूग्लिना, ठीक है। पूछो अब क्या पूछना चाह रहे हो। सर सर हाँ बोलो। सर जो वो वैक्यूल वाला था डाइनोफ्लैजिलेट्स में,
वहां पे वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल था और वहां पे भी रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर हो रहा था। एक होता और बॉडी से बाहर, एक होता सेल के बाहर, समझ लो। यस सर, तो फिर अरे वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है तो बॉडी से बाहर कैसे जाते हैं फिर वाटर? एक्चुअली क्या है ना कि जो जो ऑर्गेनिजम्स मतलब मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है, वो यस उनके पास नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है अपना, ठीक है। और जो सर, ऑर्गेनिजम्स हैं सर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब क्या होता है? कि मतलब काम वही करेगा, मतलब एक्सेस अमाउंट वाटर को बाहर फेंकेगा, ठीक है। एक होता है कि पानी आएगा बाहर निकाल देगा, एक होता है रेगुलेट करना, मतलब बॉडी के अंदर भी पानी को मेंटेन करके रखना। जैसे हमारे जो ब्लड होता है उसमें हमें ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब ऑस्मो Yes, रेगुलेट मतलब न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, मतलब जो पोटेशियम होता है, ये बाकी चीज़ें होती है, उनको मेंटेन रखना पड़ता है, दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म नहीं करता नॉन कॉन्टैक्टाइल वैक्यूल वाला, ठीक है। मतलब मेंटेन करके नहीं रखेगा, सिर्फ वो एक्सेस अमाउंट वाटर को बाहर फेंकते चला जाएगा। ओके सर। ओके, तो इसके अंदर भी वाटर रहता नहीं है बिल्कुल नहीं, भी? मतलब आएगा और जाएगा, अपना फंक्शन को परफॉर्म करेगा, छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ यस पे वो मेंटेन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, इन तीनों का डिफरेंस का लास्ट पार्ट है हमारा, सर दैट इज द, हाँ बोलो। सर जो डाई आइटम्स के अंदर जो सेंट्रल वैक्यूल था लार्ज, वो वाला कॉन्ट्रैक्टाइल था या नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल? ये कॉन्टैक्टाइल था, जो ये आपने लार्ज सेंटर वैक्यूल लिखा हुआ था डाई आइटम्स में। मतलब डाई आइटम्स में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे अगर इसका हम अगर डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, तो एक तो जब ये सेंट्रल वैक्यूल दिखाते हैं तो बहुत बड़ा एरिया को वो कवर करके रखता है, वैक्यूल जो होता है, ठीक है। तो लार्ज वैक्यूल है यहाँ पे, वैक्यूल जो होता है, ठीक है, वो कवर करके रखता है पूरा का पूरा, मतलब सेंटर पार्ट को, ठीक है। तो इसीलिए इसको लार्ज सेंटर वैक्यूल बोला है। यहाँ पे क्या है कि बॉडी बड़ी है तो कहीं भी वैक्यूल प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बॉडी छोटी है, ठीक है। इस वजह से ये पूरा का पूरा अगर आप इसको मतलब डायग्रामेटिकली या माइक्रोस्कोपिकली देखोगे तो सेंट्रली लोकेटेड ऐसा लगेगा जैसे कोई सेंटर पे न्यूक्लियस हो, ठीक है। न्यूक्लियस की जगह यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल होता है बड़ा लार्ज साइज का, ठीक है, जो हेल्प करता है एक्सेस अमाउंट को वाटर को बाहर निकालने में, ठीक है। तो फिर सर ये तो फिर नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल हुआ ना? क्या चीज़? जो ये लार्ज सेंटर वैक्यूल है, ये एक्स्ट्रा, जो हाँ, जो डाइटम्स होते डाई हैं आइटम वो के कहाँ अंदर। रहते हैं, मैराइन में कम और फ्रेश वाटर में ज़्यादा, ठीक है। मैराइन में मतलब एक्सेस अमाउंट को रिमूव करने में हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्टिव वैक्यूल भी, ठीक है। लेकिन वो मोस्टली कहाँ रहते हैं, फ्रेश वाटर में, तो फ्रेश वाटर में मेंटेन रखने की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। क्योंकि मैराइन वाटर का मतलब क्या है कि मैराइन वाटर और फ्रेश वाटर में समझ लो, मीठा पानी और खारा पानी। यस सर, मैराइन में अंदर का पानी जो है ना, होगा वो बाहर की ओर जाएगा, हाँ। और फ्रेश में तो देखो, जो बाहर का पानी वो हाँ अंदर की ओर आएगा। हाँ बिल्कुल। तो फिर अगर वो जो पानी जो अगर वहाँ पे है, मतलब तो पानी खींच लेगा अपना सारा सारा बॉडी के बाहर, ठीक है। तो उसको भी मेंटेन रखने के लिए जरूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो फिर ओके, ये इसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल में लेंगे ना? हाँ कॉन्टेक्ट में लेंगे, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखा मैंने यहाँ पे क्योंकि एनसीईआरटी और बुक्स के अंदर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर एंड अलग जो बुक्स है आपकी उसके अंदर ये मेंशन नहीं है, ठीक है। और जो चीज़ मेंशन नहीं है कहीं पे भी, तो आप उसको मतलब उसमें मतलब कंफ्यूजन में ना क्रिएट हो, इस वजह से मैंने नहीं लिखा यहाँ पे, ओके सर। ठीक है। कहीं आप ऑप्शन में ढूंढो भाई कॉन्टेक्ट एल तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इस वजह से मैंने नहीं लिखा। कुछ चीज़ें होती है जो एनसीईआरटी ये फॉलो करनी ही पड़ती है हम लोगों को भी। अब लास्ट जो टॉपिक है इस तीनों का, है ना, वो है रिप्रोडक्शन बचा है, ठीक है। रिप्रोडक्शन और देख लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करते हैं यहाँ पे। रिप्रोडक्शन इन डाइनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है, इन डाइटम्स एंड इन यूग्लिनोइड्स, ठीक है। यूग्लिनोइड्स के अंदर रिप्रोडक्शन, डाइटम्स के अंदर एंड डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर।
सबसे पहले मैं आपको मतलब यूग्लिना के बारे में ही बता दूं। यूग्लिना छोटा है, मतलब जल्दी खत्म हो जाएगा। यूग्लिना के अंदर जो मतलब आपको पता है जो रिप्रोडक्शन होते हैं, आर से देखा दो, रिप्रोडक्शन इन डायटम्स, रिप्रोडक्शन इन यूग्लिनोइड, ठीक है। तो जो रिप्रोडक्शन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, आपको पता है ना? यस सर, सेक्सुअली। कौन कौन यस। से दो टाइप के? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यूग्लिना के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यूग्लिना के अंदर वो एब्सेंट है, वो है ही नहीं, ठीक है। आवाज आ रही है ना? यस। यस सर। ओके, आवाज आ रही है मतलब। तो यूग्लिना के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूग्लिना के अंदर, वो वो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो कौन सा होता है यूग्लिनोइड्स के अंदर? वो होता है बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन की हेल्प से रिप्रोडक्शन करता है यूग्लिनोइड्स, है ना, एसेक्सुअली, ठीक है। और एक ही प्लेन से करेगा ये जो रिप्रोडक्शन करेगा, तो एक ही प्लेन से करता है ये, ठीक है। जो बाइनरी फिशन करेगा ये, है ना, एक पार्ट दो पार्ट में टूटेंगे, तो प्लेन बाय प्लेन बाय लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो बाइनरी फिशन कर रहा है लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से, ठीक है। तो एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन शो करता है सिर्फ यूग्लिनोइड्स, है ना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू करता है? वो करता है बाइनरी फिशन के थ्रू। और किस प्लेन से करता है? एक लॉन्गिट्यूडनल प्लेन से करता है। आपको पता है ओब्लिक भी कुछ शो करते हैं ऑर्गेनिज्म, कुछ ट्रांसवर्स भी शो करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मतलब बाइनरी फिशन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका खत्म होगा यूग्लिनोइड्स का, सबसे छोटा पार्ट था ये यूग्लिनोइड्स का। अब अब उस पार्ट की बात कर लेते हैं जो थोड़ा सा कम छोटा हो, है ना, मतलब बड़े वाले पार्ट को लास्ट में देखेंगे। तो बड़ा वाला जो पार्ट होगा वो होता है डायटम्स का। डायटम्स का जो रिप्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जो रिप्रोडक्शन इन डाइनोफ्लैजिलेट्स हो रहा है ना, रिप्रोडक्शन इन डाइनोफ्लैजिलेट्स हो रहा है, वो आपको पता है दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है एसेक्सुअल, और सेकंड जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल, ठीक है। तो दो टाइप के रिप्रोडक्शन थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन शो कर रहा है डाइनोफ्लैजिलेट्स, वो वो बाय सेल डिवीजन मतलब बाइनरी फिशन के थ्रू शो कर रहा है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है डाइनोफ्लैजिलेट्स के अंदर सेल डिवीजन के थ्रू हो रहा है, मतलब एक सेल से दो सेल बन रही है, मतलब बाइनरी फिशन शो हो रहा है वहाँ पे, है ना। तो सेल डिवीजन हो रहा है, और जो ये सेल डिवीजन हो रहा है तो इसका जो एंगल होगा टूटने का, है ना, एंगल जो होगा वो, इसे दिखाते ग्रीन से, वो लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है ना, एल लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकता है, वो ट्रांसवर्स भी हो सकता है, टी, है ना, वो ओब्लिक तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज ओ, है ना, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल भी डिवीजन हो सकता है सेल का, ओब्लिक भी हो सकता है, और ट्रांसवर्स भी हो सकता है, ठीक है। इतना समझ में आया? सर ये मतलब ऑब्लिक वाला वो होगा जो जेड एक्सिस के अलोंग होगा।
समझा नहीं मैं, जेड एक्सिस मतलब? सर जैसे कि एक्स वाई और जेड प्लेन होते हैं ना, तो सर अच्छा ऑब्लिक अच्छा वाला, अच्छा। ऑब्लिक वाला हाँ हाँ, वही 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 जेड एक्सिस वाला, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। तो ये सेल डिवीजन के प्लेन हो गए हैं ना, लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स एंड ऑब्लिक, 3 प्लेन मैंने आपको बता दिए। और जो दूसरा मेथड वो शो करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, वो स्पोर की फॉर्मेशन भी करते हैं, स्पोर की फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है। स्पोर के थ्रू भी करते हैं, मतलब है ना, रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली इन डाइनोफ्लैजिलेट्स। तो कौन कौन से स्पोर होते हैं जो मतलब हेल्प करते हैं मतलब फर्टिलाइजेशन में एसेक्सुअली? दैट इज जूस्पोर, जूस्पोर, एंड देन एक और होता है एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर, ठीक है। जू स्पोर्स पे फ्लैजिला जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। एप्लेनोस्पोर के अंदर फ्लैजिला जो होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और जिसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ऐसे वाले को, स्पोर को हम बोलते हैं प्लेनोस्पोर। जिन स्पोर्स के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट होता है, ऐसे स्पोर्स को हम क्या बोलते हैं? एप्लेनोस्पोर, ठीक है। स्पोर का नाम भी वही है और इस कंडीशन को भी एप्लेनोस्पोर बोलते हैं, ठीक है। प्लेनोस्पोर एंड एप्लेनोस्पोर, ठीक है। Asexual reproduction in dinoflagellates occur by cell division as well as spore formation. Cell division continued with the 3 types: longitudinal, transverse as well as oblique, and spore formation performed by spores like zoospores as well as aplanospore. Zoospores have flagella and aplanospore doesn't have flagella, मतलब do not have flagella, flagella नहीं होता उसके अंदर। तो फ्लैजिला नहीं होता, फ्लैजिला होता है, ये डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है। अपने को सिर्फ इतना याद करना है कि फ्लैजिला होता है या नहीं होता है, ठीक है, या कौन सा स्पोर वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। समझ में आया? सर ये फ्लैजिला और फ्लैजिला के अलग, सर ये वाला समझ में नहीं आया कि मतलब फ्लैजिला होगा तो जूस्पोर, नहीं होगा तो एपिलेनोस्पोर। सर फ्लैजिला का क्या रोल है सर डिवीजन में, वो स्पोर में? मैं बताऊंगा फ्लैजिला के बारे में, बताऊंगा पूरा, मतलब एक मतलब टॉपिक है हमारा फ्लैजिला के ऊपर भी, ठीक है। फ्लैजिला आपको पता है किस चीज में हेल्प होता है? फ्लैजिला का काम पता है ना? सर ये मूवमेंट में हेल्प कराता है, मेरे को तो इतना हाँ, पता था। ठीक है। अगर स्पोर के अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है, अगर स्पोर फ्लैजिलेटेड है, ठीक है, मतलब जो हमारा, जैसे ह्यूमन की मैं बात करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल ह्यूमन का देता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों के। ह्यूमन का जो ओवम होता है, ओवम है ना, फीमेल का जो ओवम होता है ना, उनके अंदर कोई भी मतलब टेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं होती, है ना, कोई भी टेल नहीं होती ना, ऐसे करके कुछ भी नहीं होता ना, है ना। मतलब वो जो ये जो ओवम है, ये मोटाइल नहीं है ओवम, ठीक है। नॉन मोटाइल ओवम होता है जो ह्यूमन का ओवम होता है। फीमेल का जो ओवम होता है वो नॉन मोटाइल होता है, बिकॉज ऑफ कोई फ्लैजिला नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अगर हम मेल गैमेट की बात करें, ह्यूमन के अंदर स्पर्म की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर टेल होती है ना, टेल होती है ना, टेल होती है ऐसी, है ना। टेल जो होती है वो हेल्प करती है, ठीक है। यहाँ पे टेल बोल दिया। अगर हम स्पोर की बात कर रहे हैं, ये जैसे स्पोर हो गया, इसके अंदर फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो हेल्प किस चीज़ में करेगा? ये मूवमेंट में, इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगा। फ्लैजिला नहीं है तो मूवमेंट में हेल्प नहीं होगी, ये किसी और के थ्रू जाएगा वहाँ पे जहाँ इसको जाना होगा, है ना। तो ये फर्क है फ्लैजिला होने पे और नहीं होने पे। अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है किसी स्पोर पे, तो ऐसे स्पोर को हम प्लेनोस्पोर बोल सकते हैं। अगर उस स्पोर पे फ्लैजिला नहीं है तो हम स्पोर को एप्लेनोस्पोर बोल सकते हैं। दोबारा से कंडीशन है ये, ठीक है। अगर स्पोर पे फ्लैजिला नहीं है तो एप्लेनोस्पोर बोल दिया, फ्लैजिला है तो प्लेनोस्पोर बोल दिया, ठीक है। अच्छा, तो सर मतलब जूस्पोर जो होंगे वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, बट एप्लेनोस्पोर नहीं जाएंगे। मतलब स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो उसको मूव कराने में हेल्प करती है, ठीक है। जो एप्लेनोस्पोर होंगे वो किसी और के थ्रू जाएंगे, विंड के थ्रू जाएंगे, कैसे भी जाएंगे, कहीं ना कहीं तो जाएंगे, समझ रहे हो?
यस सर। बस उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इतना फर्क है। ठीक है, ओके सर। ओके। अब बात करते हैं थोड़ी सी आगे बढ़ गए, थोड़ा सा हल्का और बढ़ते आगे यहाँ पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सेकंड जो हमारा था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है ये यहाँ पे सेक्सुअल के अंदर, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है डायनोफ्लाजेलेस के अंदर विद द हेल्प ऑफ आइसो आइसोगैमस, ठीक है, आइसोगैमस एंड विद द हेल्प ऑफ एनाइसोगैमस, है ना, एनाइसो एन आइसोगैमस, ठीक है। और जो है ना आइसोगैमेट्स का मतलब समझ रहे हो, एनाइसोगैमस का मतलब समझ रहे हो? नो सर। यस सर। देखो आइसोगैमस देखो गैम आइसो का मतलब होता है सिमिलर, ठीक है, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और एनाइसो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। गैमस का मतलब होता है गैमेट्स, और गैमस का मतलब यहाँ क्या होगा, गैमेट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसे गैमेट्स जो सिमिलर हो देखने में, है ना, ऐसे गैमेट्स जो सिमिलर हो देखने में, मेल का गैमेट भी सिमिलर हो और फीमेल का गैमेट भी सिमिलर हो, दैट इज द आइसोगैमस कंडीशन, आइसोगैमस टाइप ऑफ कंडीशन मतलब या फिर रिप्रोडक्शन, ठीक है। एनाइसो में क्या होता है कि अगर फीमेल का अलग पता लगेगा और मेल का स्ट्रक्चर आपको अलग दिखाई देगा, मान लेते हैं ये फीमेल है और ये मेल है, तो आप बता सकते हो कि ये मेल है और ये फीमेल है, पर आइसोगैमस वाले गैमेट्स में हम बता नहीं सकते कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, ठीक है। तो आइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एनाइसोगैमस रिप्रोडक्शन शो करते हैं। और जो कुछ डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, सम डाइनोफ्लैजिलेट्स आर डिप्लॉन्टिक एंड सम आर हैप्लॉन्टिक, मतलब डाइनोफ्लैजिलेट्स में भी दो वैरायटी प्रेजेंट है, ठीक है। तो डाइनो जो फ्लैजिलेट्स होते हैं, फ्लैजिलेट्स, है ना, फ्लैजी LATES लेट्स, ठीक है, फ्लैजिलेट्स, तो ये हैप्लॉन्टिक भी होते हैं और ये डिप्लॉन्टिक भी होते हैं। हैप्लॉन्टिक एन से शो करते हैं, डिप्लॉन्टिक 2n से शो करते हैं, है ना। तो ये हैप्लॉन्टिक हो गया, हैप्लॉइड हो गया मतलब, है ना, हैप्लॉन्टिक। और इस कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो ये दोनों कंडीशन शो करता है, ठीक है, दोनों कंडीशन प्रेजेंट है यहाँ पे। डाइनोफ्लैजिलेट हैप्लॉन्टिक कंडीशन भी शो करता है और डिप्लॉन्टिक कंडीशन भी शो करता है, ठीक है, ठीक है। अब हैप्लॉन्टिक कंडीशन कौन शो करता है ये देख लेते हैं, ठीक है। जैसे हैप्लॉन्टिक कंडीशन जो होता है, हैप्लॉन्टिक का मतलब क्या हो गया, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है, मतलब एन टाइप की लाइफ साइकिल है। और डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ठीक है। आप ना इस कंडीशन को हैप्लॉन्टिक में देखो, आप कंफ्यूज हो रहे होंगे शायद में भी, तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n नंबर का, है ना, और यहाँ पे ये n है, ठीक है। और जो हैप्लॉइड है मतलब जो हैप्लॉइड डाइनोफ्लैजिलेट्स है वो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, और जो डिप्लॉइड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहा है। तो ऐसे कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो कर रहे हैं, एग्जाम्पल हो गया इनका नोक्टुलिका, ठीक है। जो ये नोक्टुलिका ये डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ये शो करता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में एक चीज़ और होती है कि यहाँ पे क्या होता है, गैमेटिक मियोसिस होती है, ठीक है, गैमेटिक मियोसिस होती है,
ठीक है, ये छोड़ो चलो। जो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, सेलेशियम, ठीक है। सेलेशियम शो करता है क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डाइनोफ्लाजेलेट्स के अंदर, ठीक है। सर ये गैमेटिक मियोसिस का मतलब ये होगा कि दो गैमीट्स का मतलब दो गैमीट्स के बीच में मियोसिस होगी, दो गैमीट्स मिलेगा तो उसकी मियोसिस होगी। दो गैमेट्स मिलेंगे तो हाँ, नहीं सर, मतलब गैमेट सेल फिर वो डिवाइड करेगा और उसकी मतलब मियोसिस होगी। सर देखो सुनो, अगर मान लेते हैं, देखो सुनो, बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ये ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म जो है ना एन टाइप का है, इसमें पहले से ही एन है ना, पहले से एन है, मतलब पहले से हैप्लॉइड है स्ट्रक्चर। अगर ये ऑर्गेनिज्म गैमेट्स बनाएगा, गैमेट्स बना रहा है, ठीक है, गैमेट्स की फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, तो इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर माइटोसिस ही होगा, मियोसिस नहीं हो सकता कभी भी, नहीं हो सकता कभी भी। कि माइटोसिस जो होता है वो नंबर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये एन टाइप के गैमेट्स बना देगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे मियोसिस हो गया तो n/2 हो जाएगा, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म 2n टाइप का है, जब यहाँ पे गैमेट की फॉर्मेशन होगी तो ऑलवेज मियोसिस होगा, यहाँ पे ऑलवेज माइटोसिस होगा, ऑलवेज मियोसिस होगा, क्योंकि 2n नंबर का ऑर्गेनिज्म है, सेल है, तो वो n नंबर के गैमेट्स की फॉर्मेशन करेगा, तब जाके ये दोनों मिलेंगे तो 2n बनाएगा, तब जाके जब ये दोनों मिलेंगे तो 2n बनेगा। फिर इसके अंदर क्या होता है, फिर इसके अंदर मियोसिस हो सकता है, ताकि ये अपनी ओरिजिनल स्टेज पे आ जाए, ठीक है। मतलब जो हैप्लॉइड वाला है उसके अंदर दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं, फिर वो 2n बनाते हैं, फिर उसके अंदर मियोसिस होता है, फिर दोबारा से n हाँ बनता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज। ओके सर, क्लियर है। क्लियर हो गया। सर हाँ सर ये जो सिरेशियम है सर, ये ऑब्लिक बाइनरी कहाँ से लेके आ रहा है ये? कहाँ गया? बाद में बताऊंगा। हेलो, यस सर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्लास में मिलते सर हैं मैं ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये जो सिरेशियम है ये ऑब्लिक बाइनरी रिजन भी शो करता है। हाँ डिफरेंट टाइप का, मतलब डिफरेंट वाला होगा, करता है शो करता है। सर हम्म, सर हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक का मतलब क्या होता है? जो हम है वो डिप्लॉइड है, डिप्लॉन्टिक है मतलब, है ना। यस। जो हम ह्यूमंस है वो डिप्लॉइड है, ठीक है। लेकिन जो हमारे गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क समझो, ठीक है। सर हम्म, सर फिर जो डिप्लॉइड वाला होगा उसमें गैमेटिक मियोसिस होगा ना, और एप्लॉइड वाले में गैमेटिक माइटोसिस। यस 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 बिल्कुल, ओके सर। ठीक है। तो मैं डीपीपी बना दूंगा आज मे बी, है ना, और देखते टाइम का अरेंजमेंट कैसे रहता है आगे, उसके हिसाब से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सअप पे ग्रुप है ही हमारा, सर उस पर डाल देना, मैं ज़रूर देखूंगा। हाँ बोलो। सर माइटोसिस में एक एन सेल को दो एन सेल में कैसे बदल दिया जाता है मतलब? देखो ये आपको ना, आपका 10 चैप्टर है, ठीक है, सेल साइकिल एंड डिवीजन, ठीक है। ये पूरा चैप्टर जूलॉजी में आता है,
ठीक है। यस जब आप इस पूरे चैप्टर को स्टडी करोगे ना, आप खुद समझ जाओगे इनकी स्टेजेस कैसी कैसी होती है। ठीक है, मैं आपको इतना बता सकता हूँ, जैसे एक सेल होती है, ठीक है ना, अगर इसके अंदर माइटोसिस, अगर ये सेल n नंबर की है, इसके अंदर माइटोसिस हो रहा है, तो ये 2 सेल में टूट जाएगा, 2 सेल बन जाएंगे इसके, और जो 2 सेल बन के आएंगे वो भी n और n नंबर के होंगे माइटोसिस में। ठीक है, यहाँ पे मियोसिस तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि n/2 हो जाएगा अगर मियोसिस होगा, तो मियोसिस में रिडक्शन होता है। ठीक है, अगर ये 2n सेल है और यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है, मान ले इसमें भी माइटोसिस हो रहा है, तो यहाँ पे 2n बना लेगा ये। ठीक है, लेकिन अगर इसके अंदर मियोसिस हो रहा है तो nn बनाएगा। ठीक है, यस ठीक है। और बाकी जब आप ये चैप्टर स्टडी करोगे ना, मतलब फेजेस होती है इसकी, ठीक है, एनाफेज, प्रोफेज, ठीक है, एनाफेज हो गया, टीलोफेज हो गया, ठीक है, फेजेस होते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कैसे होते हैं डिवीजन, कैसे नहीं होता है, कब रेप्लिकेशन होती है, ठीक है, वो सब स्टेजेस में आ जाते हैं। ठीक है, सर। हाँ सर जो सीरीशियम होता है वो बाइनरी फिजन कब करता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब करता है? जो सीरिशियम हो गया, एक्चुअली क्या है ना कि इनकी भी मतलब कैटेगरी होती है। ठीक है, सीरिशियम की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है। ठीक है, जो मैं एक्चुअली में आपको ना एक बार देख के बताऊंगा ये चीज सीरिशियम के बारे में, कि कौन से जो जीनस वाले होते हैं सीरिशियम के, वो बाइनरी फिशन शो करते हैं, और कौन से जो सीरिशियम के दूसरे वाले होते हैं वो सेक्सुअली शो करते हैं। ठीक है, ओके, यस क्योंकि मुझे भी सिर्फ सीरिशियम का नाम ही याद है। ओके, यस सर। और बाकी बाकी रेड टाइट्स वगैरह भी है ना, एक बार एनसीईआरटी में रीडिंग करना, कल मैं नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी रिप्रोडक्शन करेंगे उसका अब डाइएटम्स का। सर हाँ बोलो। सर वो आप बोल रहे थे कि जो फ्लैजिला के बारे में, ऐसे मोनगा के अंदर मोनोफिब्रिल अरेंजमेंट और प्रोटिस्टा के अंदर 9+2 अरेंजमेंट, आप उसके बारे में बताएंगे? किसके अंदर? जो वो फ्लैजिला वाला अच्छा, था, नेक्स्ट जैसे क्लास में मोनगा मैं आपको ना एक मतलब एक नोट्स दे दूंगा मैं अपने। ठीक है, अगर कुछ समझना नहीं आ रहा हो तो वहाँ पे समझ लेना, बाकी मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है, अच्छा सर। मैं आपको सोच रहा हूँ, मैं अब ना ये सोच रहा हूँ आपको ना नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा अपने। ठीक है, डीपीपी की अलग से मैं अपने पीडीएफ में नोट्स भी दूँ आपको, ताकि मतलब सर आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो उससे समझ में आ जाए। सर अच्छा सर। सर डाउट क्लास। हाँ, ये मैं अब ले सकता हूँ डाउट क्लास कभी भी। ठीक है, तो अभी ना मैं लेकिन ले सकता हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। यस सर। ठीक है, तो आप ना देख लेना शेड्यूल वगैरह कब बनता है आपका। कोई नहीं, मैं आपको व्हाट्सएप में बात करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ टाइमिंग, है ना। ओके सर। ओके चलो, है ना, मिलते हैं।